हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के पेपर 2 एबनॉर्मल साइकोलॉजी में माइंड के डिनामिकल एस्पेक्ट की चर्चा की थी। और डिनामिकल एस्पेक्ट क्या है, उसके जो 3 पार्ट्स हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो, उन तीनों में से सबसे पहले हमने पहले पार्ट्स ईड की चर्चा की थी। ईड की विशेषताओं को बताया था और यह भी बताया था कि फ्राइड के अनुसार ईड अचेतन का किस तरह का भाग है, उसमें कौन सी मूल प्रवृत्तियां रहती हैं और इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार से की जाती है। अब उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं सेकेंड पार्ट ईगो की चर्चा करूंगा। दैनिक बोलचाल की भाषा में हम अक्सर हाँ इस वर्ड्स को, इस शब्द को यूज करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका क्या अर्थ है? हम बराबर यह बोल देते हैं कि मेरा अमुक साथी बड़ा ईगोइस्ट है, बहुत ईगो रखता है। ईगो का अर्थ होता अहम, मतलब मैं, अपने बारे में सोचना और जो कहना, जो बोलना, उसी पर अमल करने की बात करना, दूसरे की बात पर कम अहमियत देना। आम बोलचाल की भाषा में इसका यही अर्थ लगाया जाता है। लेकिन हम यहाँ मनोविज्ञान में ईगो के बारे में आज चर्चा करेंगे और उनके विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे, तो उसके सारे आयाम को हम आसानी से समझ सकते हैं। मन के गत्यात्मक पहलू का यह दूसरा प्रमुख भाग ईगो या अहम कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा जन्म के समय ईड के डोमिनेंसी को लिए हुए रहता है, मतलब ईड की इच्छाएं ज़्यादा उसमें रहती हैं, उपाहम की मूल प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उसे वास्तविकता से ज्ञान होता जाता है, जैसे जैसे उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, वह ईगो के मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है और उसमें जो भावना पाई जाती है उसको ईगो की भावना भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति नैतिक मूल्यों या वास्तविकता से नहीं मैच करने के कारण उसकी हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं और ये जो है निराशा में परिवर्तित हो जाता है और उसका संबंध वास्तविकता से स्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया में ईगो का विकास होता है और वह एक नए तरीके से उस फ्रस्ट्रेशन से निकलता है, अपने आप को बाहर निकालता है। यहाँ ईगो का अर्थ मन का वैसा हिस्सा से है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ईड इम्पल्सेस जितने भी होते हैं ईगो के, वह रियलिटी प्रिंसिपल से गाइडेड होते हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप वास्तविकता से होता है। इसीलिए चूँकि यह निर्णय लेने वाला ब्रांच होता है, इसीलिए इसे एक्सिक्यूटिव ब्रांच भी कहा जाता है। चूँकि यह अंशतः चेतन, अंशतः अर्धचेतन तथा अंशतः अचेतन भी होता है, अतः तीनों स्तर पर इसमें निर्णय लिया जाता है। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति चिंतन के सेकेंडरी प्रोसेसेस द्वारा अर्थात रियलिस्टिक थिंकिंग द्वारा होती है। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल कार्यों को करने में ईगो 3 पॉइंट थ्रेशोल्ड या 3 साइडेड कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर पूर्ति करता है। उसको रियल वर्ल्ड डिमांड्स, एक्सटर्नल वर्ड्स डिमांड्स आदि दोनों ही स्थिति का अवलोकन करना होता है। वह चूँकि ऐसी स्थिति में इच्छाओं की पूर्ति वह किस तरह से वास्तविकता के साथ करे, वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से उसकी पूर्ति कर
उस इच्छा को शांत करे, यह ईगो के लिए सबसे बड़ी समस्या रहता है। और इस समस्या की पूर्ति के लिए वह हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, संघर्षमय परिस्थिति से दो चार होता रहता है। और उस संघर्षमय स्थिति में वह निर्णय लेकर दोनों ही स्थिति को शांत करता है, दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों से अपनी इच्छाओं को, मूल प्रवृत्तियों को फुलफिल करता है। इसीलिए इसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच के रूप में भी चर्चा की जाती है, क्योंकि यह संघर्षमय परिस्थिति से चिंता रहित होकर व्यक्ति को उस परेशानी से, उस स्थिति से उबारता है और वह एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। तो ईगो का स्वरूप जो है ठीक ढंग से समझने के लिए हमको यह भी आवश्यक है कि हम यदि ईगो को समझना चाहते हैं तो उनकी विशेषताओं पर चर्चा करें, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। एक एक करके जब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तब हम उसके विशेषताओं के आधार पे उसके आयामों को हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। तो पहला है कि अहम व्यक्तित्व की एग्जीक्यूटिव शाखा है और यह वहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव नाम से ही स्पष्ट है कि कार्यकारिणी, मतलब कार्यकारिणी मुख्य शाखा है और हर प्रकार का वह निर्णय वहाँ से लिया करता है। दूसरा है कि ईगो अंशतः चेतन, अंशतः अचेतन और अंशतः अर्धचेतन होता है और तीनों ही स्तर पर यह निर्णय लिया करता है। तीसरा है कि अहम रियलिटी प्रिंसिपल से गाइडेड होता है। इसका अर्थ है कि अहम का संबंध बाहरी संसार की वास्तविकताओं से सीधा होता है और इस अर्थ में उपाहम एवं पराहम से यह विभिन्नता रखता है, स्पष्टता भिन्न होता है। क्योंकि ईड की इच्छा के बारे में हमने देखा कि ईड का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, नैतिकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जो इच्छाएं या मूल प्रवृत्तियां उसमें पैदा होती हैं वह उसकी पूर्ति तुरंत चाहता है। पराहम, जिसको सुपर ईगो कहते हैं, वह वर्तमान परिस्थिति में उत्पन्न इच्छाओं को या तो पूर्ति करता है या उसे रिजेक्ट करता है। अर्थात दोनों ही स्थिति में वह घातक स्थिति में रहता है। यदि नैतिकता का सवाल के आधार पर वह उसे रिजेक्ट कर देता है तो वहाँ मानसिक संघर्ष की स्थिति व्यक्ति में उत्पन्न होती है। लेकिन ईगो वास्तविकता को देखते हुए उसकी पूर्ति करने की बात कहता है और इस तरह से वह परिस्थिति को कंट्रोल में कर लेता है। चौथा है कि ईगो का संबंध नैतिकता से नहीं होता है। ईगो इज नॉट कंसर्न विथ मोरलिटी। क्या अनुचित है, क्या उचित है, यह सोचता तो ईगो जरूर है, लेकिन उसका संबंध हमेशा नैतिकता से नहीं होता है। वह किसी प्रकार से एक सुअवसर, एक मौके की तलाश में रहता है और उस मौके के तलाश के आधार पे दमित इच्छा की पूर्ति करना जानता है। जैसे यदि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में चोरी करनी होती है तो वह चिट को निकाल के इन्विजिलेटर के हटने के बाद चुपचाप देख के चोरी करके वो परीक्षा का प्रश्न का उत्तर देता है। वहाँ पर वह दो परिस्थिति से बच जाता है। एक तो वह डायरेक्ट चोरी करके नहीं भी लिखता है और दूसरे तरफ वह चोरी भी करता है। ईगो का यही काम रहता है कि ईड एवं सुपर ईगो की इच्छाओं के बीच में एडजस्टर का काम करता है, सेतु का काम करता है, पॉन्स का काम करता है। उसी तरह जैसे कोई युवक को, एक छात्र को, एक युवक को एक सुंदर सी लड़की, एक सुंदर सी युवती जाती हुई नज़र आती है और उसके मन में सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न हो जाता है और उससे काम वासना से अभिप्रेत होकर वह चाहता है कि हम इससे सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करें। लेकिन वास्तविकता को देखते हुए ईगो उसकी इस इच्छा को, यह इच्छा उसकी ईड की इच्छा होती है, लेकिन जब वो इच्छा ईगो में उत्पन्न होती है तो उसी इच्छा को वह दबा देता है। लेकिन
वह हमेशा के लिए नहीं दबाता है, हमेशा के लिए उसका प्रत्युत्तर नहीं देता है। यह नहीं कहता है कि उसकी भावना अनैतिक है, बल्कि यह कहता है कि समय का इंतजार करो, स्थिति को देख के अकेले में या ऐसी स्थिति आने पर इसके साथ तुम कामुक संबंध बना सकते हो या बनाने की बात करता है। इस तरह से उसकी इच्छा की पूर्ति करता है। यह ईगो की इच्छा होती है या ईगो की भावना होती है। इसे ही ईगो की विशेषता भी कह सकते हैं। तो इसका संबंध नैतिकता से नहीं होता है, क्योंकि यह काम अनैतिक है। इसीलिए ईगो यदि इस तरह की बात करता है तो समझा जा सकता है कि वह काम नैतिक नहीं है, इसीलिए यह अनैतिक माना गया है। अब एक और विशेषता के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अहम एक एडजस्टर के रूप में काम करता है। एडजस्टर का मतलब होता है कि अभियोजक के रूप में। दो व्यक्ति में, दो विचार में, दो भावनाओं में, दो वैचारिक मतभेद के कारण दो तरह की विचारधाराएं जब पैदा होती हैं तो वहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है। उस विवाद को समाधान करने के लिए जो पहल किया जाता है उसी को एडजस्टर या एडजस्ट करने वाला विचार कहते हैं। अहम या ईगो का काम भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समझौतावादी होता है। वह चाहता है कि किसी भी तरह मानसिक इच्छा की पूर्ति हो, लेकिन ठीक उसी समय दोनों ही विचारधाराओं में विवाद भी नहीं उत्पन्न हो। इसीलिए उसको एडजस्टर के रूप में भी जाना जाता है। एक ओर जहाँ ईड और सुपर ईगो की अवास्तविक प्रवृत्तियों का, अनरियलिस्टिक टेंडेंसी से वह पूर्णतः अवगत रहता है तथा उसके परिणाम को गंभीरतापूर्वक सोचता है, तो दूसरी ओर उस प्रवृत्तियों या इच्छाओं की सामाजिक वास्तविकता को ध्यान में रखकर अवसर मिलने पर उसकी पूर्ति करने की भी अनुमति ईगो देता है। अब इस बात की यदि विवेचना करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि समाज द्वारा जो मान रीति रिवाज है उसके विपरीत जाकर भी एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसे अवसर, एक ऐसे सिचुएशंस का इंतज़ार ईगो करता है या बनाने की बात करता है जिससे एक व्यक्ति का जो अनैतिक काम है वह भी हो जाए और समाज में भी उसकी चोरी न पकड़ी जाए। इस तरह से वह उस काम को करके उसकी पूर्ति करने का एक नया तरीका, नया आयाम खोजता है और यही ईगो की विशेषता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ईगो यदि नहीं हो तो क्या होगा। हम लोगों ने देखा कि बहुत सी इच्छाएं जो ईड के द्वारा, चूँकि प्लेजर प्रिंसिपल से गाइड होती है, वह तुरंत अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। लेकिन तीसरे चरण में एक सुपर ईगो होता है, वह अपने तराजू पर तौलता है कि कौन सी इच्छाओं को पूर्ति करना है या कौन सी इच्छाओं को दमित कर देना है। इस दोनों के बीच संघर्ष होता रहता है। मनोविज्ञान के छात्र होने के नाते हमको आपको यह समझने की ज़रूरत है कि यह संघर्ष यदि बहुत चिरकाल तक, यदि बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो मानसिक असामान्यता की स्थिति आ जाती है। तो दोनों ही स्थिति खतरनाक होता है। ईड कहता है कि हमको इस इच्छा की तुरंत इसकी पूर्ति होनी चाहिए। सुपर ईगो कहता है कि इस इच्छा की पूर्ति नैतिक है या अनैतिक है, इस तराजू पर तौलने के बाद हम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मानसिक संघर्ष होना स्वाभाविक होता है और मानसिक संघर्ष ज़्यादा समय तक रहने के उपरांत यदि उसका डिप्रेशन नहीं हो पाता है तो असामान्यता को जन्म देता है। इसी स्थिति में ईगो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एक मनोरचना के रूप में माना जाता है, गत्यात्मक प्रकार के रूप में जाना जाता है, वह उस मूल प्रवृत्ति का नाम है जो दोनों की इच्छाओं को शांत करता है और नैतिक अनैतिक के फेरा में न रहकर स्थिति आने पर, अवसर आने पर उस इच्छा की इस तरह से पूर्ति करवा देता है कि न तो वह सुपर ईगो को ज्ञात होता है न ईड को ज्ञात होता है, लेकिन अचेतन रूप से क्रियाएं ऐसे होती हैं कि उसकी पूर्ति भी हो जाती है और मानसिक संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। इसलिए दोनों के बीच में
इसलिए कहा जाता है कि ईगो इज द एडजस्टर बिटवीन द डिमांड ऑफ द ईड एंड सुपर ईगो, मतलब संयोजक के रूप में काम करता है, एक पॉन्स के रूप में काम करता है, एक बांध के रूप में काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ईगो कितना महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारे माइंड का। अब नेक्स्ट क्लास में छात्रों मैं बताऊंगा कि सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो की क्या विशेषताएं हैं, और ईड, ईगो और सुपर ईगो का तीनों का सामूहिक रूप से हम चर्चा करेंगे। इस तरह से उस क्लास के बाद हम टोपोग्राफिकल और डिनामिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड को समाप्त समझेंगे। फिर नेक्स्ट चरण में हम लोग अगले अध्याय में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।